हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। राहुल नाम है मेरा। 26 सितंबर का करेंटली का एपिसोड जो है मैं लेकर आया हूँ। द डायमेंशन फैक्ट्री के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि आज से हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टॉपर्स कॉपीज से। एंड स्टार्ट करते हैं हम। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो मैं करवाता हूँ डेली, क्या करना है आपको कि क्वेश्चन देखना है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। CSI, दैट इज सबसे पहले यू हैव टू शो कि कोड डिमांड क्या है इस क्वेश्चन का। आप लोग वीडियो पॉज कर दो 1 या 2 मिनट के लिए, ठीक है। कोड डिमांड या डिमांड्स जो भी है इसमें, आप इसको आइडेंटिफाई करो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू शो कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। आपको ये ब्रेनस्टॉर्म करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना, आंसर क्या होता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, मेन थिंग इज बॉडी, इसको मेनली स्ट्रक्चर करना है, एंड देन कंक्लूजन। सो आप समय लो और इसको करो, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज मतलब कि इंट्रोडक्शन। CSI में मैं तीसरा चीज है इंट्रोडक्शन पे बोलता हूँ कि इसको भी थोड़ा सा स्मार्टली हमें लिखना चाहिए, शो करना चाहिए कि हम ना क्वेश्चन समझ गए एग्जामिनर को, एंड एक अच्छा टोन के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो बहुत तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद। जैसा कि मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ब्रेनस्टॉर्म किया होगा, एंड देयर आफ्टर यू गाइज विल राइट द आंसर, ठीक है। पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए और लाइव कीजिए। इसका ये फायदा होता है ना कि आपको मतलब कि अपनी जो एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, वो डेवलप करने का मौका मिलता है। अगर आप देखो यूपीएससी के क्वेश्चन जिस तरह से आ रहे हैं मेंस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनालिटिकल एस्पेक्ट के होंगे। हमें आदत होती है बचपन से ही, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, उसमें हम क्या करते थे कि हमें एक बुक दिया जाता था, उसी बुक से पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछे जाते थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, तो हमें उसी की आदत लगी हुई है। अब द थिंग इज कि ऐसा है नहीं, आपको एनालिटिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, और वो एक प्रैक्टिस के थ्रू होगा। ऐसे नहीं कि आप गए और आप एनालिटिकल आंसर लिख लोगे, कोड डिमांड समझ जाओगे इतनी इजीली। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है ना व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, घुमा के पूछ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, विमेन पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया यूसेज पे आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पूछी जा रही है। सो माई पॉइंट इज कि आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे आप बिगिनर हो या वेटरन हो, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये इनिशिएटिव आपको ये मौका देता है, ठीक है। एक और चीज ऐड करना है, जो जिन लोगों ने आज से स्टार्ट किया है, कमिट किया है, मोर देन 140 स्टूडेंट्स हैज बीन कमिटेड इन द ग्रुप। मैंने जो कल पोल करवाया था कि वो पहला आंसर अपना लिखेंगे। उन सबको कहूंगा कि जो पीछे रह गया उसको हम जाने देते हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी हो गया है, 20 अगस्त से आप वीडियो देख सकते हो। सोसाइटी हमने स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। एंड ज्योग्राफी फिर हमने स्टार्ट किया, एंड अभी ज्योग्राफी मिड वे में है, और डेली कोशिश करूंगा हर दिन एक क्वेश्चन मैं लूँ, और आप लोगों को वो ब्रेनस्टॉर्म करना है, आप लोगों को वो आंसर लिखना है और हमारे उस ग्रुप पे अपलोड करना है। मैं उन लोगों से कहूंगा जो आज पहली बार स्टार्ट करें, उनको यही कहूंगा कि जो पीछे रह गया उसको जाने देते हैं। आप अभी करंट में रहो, करंट में क्वेश्चन लिखो, ब्रेनस्टॉर्म करो और उसको अपलोड करो। मैं इस तरीके से आपको एक तो एक्सप्लेन कर दूंगा इधर ही, दूसरा रिव्यू करने की भी कोशिश करूंगा। तो आपका करंट में जो है ना बैकलॉग जो है, वो बैकलॉग के चक्कर में करंट बैकलॉग ना बन जाए, ये बेसिक रूल होता है। और मैं इसके लिए एक चीज और कहूंगा कि अगर आपके पास वक्त है तो आप 20 अगस्त से भी वीडियो देखो और ब्रेनस्टॉर्म करो, और पॉसिबल होगा तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। ये है। दूसरी चीज है कि अगर इनर्सिया ब्रेक नहीं करोगे, कि जनवरी से आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिस तरह से एग्जाम हो गया है प्रीलिम्स का। तो अभी जो 3-4 महीने हैं, अब 3-4 महीने कहाँ से, 3 महीने 5-7 दिन है, तो अगर इसको आप यूटिलाइज नहीं करोगे, एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग तो सीख लो, एटलीस्ट कोर जो डिमांड है वो निकालना सीख लो, आइडेंटिफाई करना सीख लो। ये बेसिक चीजें तो आप कर सकते हो ना। और वो आपको कितना 5 to 7 मिनट एक्सरसाइज डेली करना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठना है, सोचना है, और कोई आपको जज नहीं कर रहा है। तो ये करने से, हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं करेंटली के थ्रू, इसको करने से आपको क्यों हिचकिचाहट हो रही है? मतलब आई डोंट नो कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इस चीज़ का फायदा क्यों नहीं हमें उठाना चाहिए। मतलब मैं अपने लेवल पे, टॉपर्स कॉपीज के लेवल पे उसको डिस्कस करता हूँ। वापस आते हैं। आई होप कि आज से आप अपनी कमिटमेंट जो है पूरी करोगे, ठीक है। और जिन लोगों ने 20 दिन से किया है उनको पता होगा कि कितना फायदा हुआ है उनको, ठीक है। तो जो पीछे रह गए, जो पीछे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी से ही स्टार्ट करते हैं, अभी से ही हम लग जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। पहली बात ये कह रहा हूँ कि कोर डिमांड इस क्वेश्चन के क्या है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। डिस्कस का क्या मतलब होता है, इस डायरेक्टिव को हम देख लेते हैं। डायरेक्टिव्स भी मैं डिस्कस करता हूँ, और एक्सप्लेन है, 2 डायरेक्टिव्स इधर दिख रहे हैं। डिस्कस का मतलब होता है कि आप चीजों को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। बट
फैक्चुअल बस एक्सप्लेनेशन नहीं दो, उसको एनालिटिकल तरीके से एक्सप्लेन करो, ये होता है डिस्कस का मतलब, एलेबरेट करो। एंड दूसरा एक्सप्लेन है तो इसका मतलब है ही कि आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो डायरेक्टिव्स हैं, दो कोड डिमांड है इस क्वेश्चन में। पढ़ते हैं हम। डिस्कस व्हाई द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स देन अरेबियन सी। अब बे ऑफ बंगाल में आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, चाहे अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रोन है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। तो एक तो कंपैरिजन वाला पार्ट है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब इसको हमें एड्रेस करना है, जो ब्रॉड डायमेंशन है। एंड सेकेंड थिंग इज कि एक्सप्लेन द रीजंस of for the decrease of frequency of tropical cyclone during the southwest monsoon। तो फ्रीक्वेंसी जो गिरी है ना, उसके रीजंस बताने हैं। ये दो कोड डिमांड है, इसी में 3-4 पॉइंट्स, जितने उससे अधिक भी हो पाए तो आपको निकालना है और आंसर लिखना है, और उसके बाद कंक्लूजन। अब हम देखते हैं सी हो गया, हमने कोड डिमांड एड्रेस मतलब आइडेंटिफाई कर लिया। अब एस में आते हैं स्ट्रक्चरिंग में। एस में क्या होता है कि बॉडी, मतलब आपको पता चल ही गया, दो कोड डिमांड है, आपको ये ऊपर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो है कि सीधा आप दिखाओगे कि इंडिया जो है वो, मतलब कि एक फर्स्ट थिंग इज कि यू विल शो कि डिफाइन कर दोगे। बहुत से बच्चे यही करेंगे, डिफाइन कर देंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को, एंड इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है ना उसको दिखा देंगे, दूसरा सेंटेंस ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इंट्रोडक्शन का ये है कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी के लिए डेटा शो करके अपने क्वेश्चन के डायरेक्ट डिमांड पे आ सकते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं टॉपर की कॉपी में उन्होंने क्या किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने ये किया है, देखो ये वीडियो मैंने मल्टीपल टाइम्स ये जो है रिकॉर्ड किया हूँ, एंड डिस्टर्बेंसेस की वजह से इट इम्पैक्ट्स द होल रिदम ही बिगड़ जाता है। तो मैंने इसको फिर से किया है और मैं फिर से कर रहा हूँ, और आज डिले होगा उसके लिए माफ़ करना। कल से मैं फिर 2 PM में डेफिनेटली आऊँगा, ठीक है। सो इंडियन लैंड मास हैज़ कॉस्ट लाइन ऑफ इतना, ये सबको पता होता है, 7500 किलोमीटर, ऑफ विच 57 किलोमीटर इज प्रोन टू साइक्लोन्स। तो ये इन्होंने दिखा दिया, डायरेक्ट डेटा ही दिखा दिया है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप कैसे करना चाहोगे। सेकेंड थिंग इज बॉडी में आपको दो ब्रॉड डायमेंशन है, और तीसरा चौथा निकालना, मतलब क्योंकि यू नो कि 150 वर्ड का क्वेश्चन है, आपके पास उतना लेवरेज या स्पेस नहीं होता है। तो यही दो डिमांड को अगर आप 3-4 पॉइंट्स में एड्रेस कर दो तो दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। विद द जो डेटा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स फिगर, उससे कर दोगे तो और बेटर है। एंड अगर वैल्यू एडिशन कर दिया, वैल्यू एडिशन के लिए स्पेशली मैं बात करूंगा, अभी नहीं जाता हूँ। कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए? देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है ना, उसको एक तरह से एक्सप्लेन करना है, रीजंस बताने थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो हमने उसको दिखा दिया इन द बॉडी पार्ट, हमने उसे एड्रेस कर दिया। तो हम उसे कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, पहले सेंटेंस में रिफ्लेक्ट कर देंगे या समराइज कर देंगे कम शब्दों में। एंड इसको लिंक कर सकते हैं हम क्लाइमेट चेंज से या डिजास्टर से, हम लिंक कर सकते हैं कि हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। साइक्लोन जो आती है ना, उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सब आप लोग जानते हो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं ऑलरेडी, जो मुझे लगता है जहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत है क्वेश्चन को एड्रेस करने की, वो मैं ऑलरेडी आपको एक दिन पहले ही कल ग्रुप पे मैंने बता दिया है कि आप थोड़ा सा बेसिक देख लेना, फिर उसके बाद आना, और कोई बहाना नहीं मारना है। उसके नॉलेज के, एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हुए आपको आंसर स्ट्रक्चर करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, और उसके बाद प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर हेल्प भी लेनी पड़ी तो यू कैन टेक इट, कोई बात नहीं, बट ट्राई कीजिए, बैठे मत रहिए, कोई फायदा नहीं है। ऐसे समय निकल जाएगा, जनवरी आ जाएगा, एंड यू विल थिंक कि अरे यार लिखा नहीं। बहुत सारे बच्चे राहुल सर के अंडरस्टैंड यूपीएससी की इस इनिशिएटिव का फायदा उठा रहे थे, मैं बस सोचता रह गई, फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, दैट इज बॉडी। बॉडी में दो कोड डिमांड है, स्ट्रक्चरिंग करनी है कि पहले में बताना है कि फ्रीक्वेंसी कम क्यों हुई, सॉरी कंपैरिजन है पहले में, आई एम सॉरी, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज हमें दिखाना है कि फ्रीक्वेंसी क्यों कम हुई। तो एक बेसिक आइडिया है, अगर आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा है, उसके जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं ना, सूटेबल कंडीशंस जो उसके लिए होते हैं, इसको यूज करना है आपको। आप एक बार जस्ट सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे रीजंस वगैरह नहीं पता है, और बेस्ट वे क्या होगा कि जस्ट थिंक अबाउट ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, उसके लिए सूटेबल जो कंडीशंस चाहिए, क्या क्या होते हैं कंडीशंस। 27 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस टेम्परेचर होता है। इससे मैं 2 पॉइंट जनरेट कर लूंगा। एक तो सी सरफेस टेम्परेचर हाई होना चाहिए, जो कि
बे ऑफ बंगाल में है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, एंड सेकेंड थिंग एरिया सी सरफेस की बड़ी होनी चाहिए जो कि बे ऑफ बंगाल की है एज कम्पेयर टू। 2 पॉइंट तो मैंने एक ही मतलब कि सुटेबल कंडीशन से जनरेट कर लिए। देन वी हैव सो मेनी थिंग्स कि कोरियोलिस फोर्स होता है, उसकी जरूरत होती है। फिर वी हैव कि जो लो वर्टिकल विंड शियर होती है ना, वो मिनिमम डिफरेंस होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगा क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिनिमल डिफरेंस बिटवीन विंड स्पीड्स एट अपर एंड लोअर जो लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर होता है उसको हम बोलते हैं लो वर्टिकल विंड शियर। ये फेवरेबल कंडीशन है, इसको यूज करना है कि ये बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा सुटेबल होता है। मतलब स्मार्टली, मुझे कुछ नहीं पता है बट मैं जो है ना जेनरिक सा एक मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। जब आपको नहीं पता है इन दैट केस में, पता होगा तो और अच्छे आंसर आप लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। और यही टॉपर ने किया, उन्होंने स्मार्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जो सूटेबल कंडीशन है ना, उससे देखो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। सेकेंड थिंग इज पहले ही कोर डिमांड पे आ गए। रीजन्स क्या है कि बीओबी बे ऑफ बंगाल में ज्यादा प्रोन है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उसको उन्होंने दिखा दिया। लार्जर वाटर एरिया, वही पॉइंट। देन कंड्यूसिव क्लाइमेट सच एज ओशियन टेम्परेचर ज्यादा है, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस, इसी से एक और पॉइंट निकाल लिया, तीन पॉइंट उन्होंने स्मार्टली निकाल लिया कि ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हॉट ट्रेंच वाटर, जो रिवर वाटर आती है ना, ज्यादा बहती है ना बे ऑफ बंगाल में, एट कांस्टेंट लेवल पे, इंटरवल पे जो है ना, डिफरेंस जो है उसकी वजह से साइक्लोन के लिए और फेवरेबल होता है। एंड देन प्रेशर ग्रेडियंट को यूज कर लिया, एक और यू नो कि फेवरेबल सुटेबल कंडीशन जिससे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। तो देखिए ये बेसिक है, इन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली से सुटेबल कंडीशन जो चाहिए, कंडीसिव कंडीशंस चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को, उसी को यूज कर लिया। देन वी हैव सेकेंड पार्ट, रीजन्स ऑफ डिक्रीज ऑफ साइक्लोन इन साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। क्यों कम हो रहे हैं, इसको हम उन्होंने यूज किया। तो आपको पता होगा ITCZ का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये भी चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना इसी के आसपास जो है जनरेट करता है, क्रिएट करता है। सो इसको भी यूज कर लिया कि अब देखो बता दो क्यों साउथ वेस्ट मानसून कम होगा। सिंपल सोचो ना क्या कर सकते हैं हम, कि हम बोलेंगे ITCZ जो है ना, वो जो लो प्रेशर एरिया वो बन नहीं पाता है, ठीक है। वही चीजें हम यूज कर रहे हैं स्मार्टली कि मतलब इन्होंने यूज किया है। फिर डज नॉट अलाउ हीटिंग अप वाटर टू जनरेट, मतलब उतना 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर हो नहीं पाता है, तो वो भी एक रीज़न बता दिया। विंड प्रेशर, देखो सब कुछ इन्होंने स्मार्टली क्या किया, यूज़ कर लिया सुटेबल कंडीशन, दोनों को डिमांड जो है ना, ब्रॉड डिमांड, इनको एड्रेस कर दिया। एंड देन कंक्लूजन हम देख लेते क्या किया इन्होंने। व्हाट ही डिड कि कंक्लूजन में साइक्लोन्स कैन कॉज हैवॉक। देखो साइक्लोन की वजह से जो इश्यूज आते हैं ह्यूमन जो है, ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या हमारे ह्यूमैनिटी पे कह लो, मतलब ओवरऑल देख लो। द नीड इज फॉर 3 स्टेज, हमें डिजास्टर साइकिल प्रिपेयर्डनेस एक तरह से उसकी बात की जा रही है। एग्जाम्पल में ओडिशा वाला जो एग्जाम्पल है 1999 में कि सुपर साइक्लोन आया था। और इसमें एक और चीज दिखाना था कि लार्जर जो वाटर एरिया है ना, ये जो रीजन इन्होंने दिखाया, इसमें इन्होंने क्या किया स्मार्टली, यही सुपर साइक्लोन का एग्जाम्पल दिखा दिया कि जो बे ऑफ बंगाल में आया था। देखो कितनी चालाकी से किया गया है चीज। हमें आता है, सबने सुपर साइक्लोन के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। हमें यूज करना नहीं आता, और यूज करना कब सीखोगे, जब देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। सो आई हैव समथिंग टू टेल कि इन्होंने फिर इसको लिंक कर दिया स्मार्टली, मतलब कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस से कर दिया, और एग्जाम्पल जो हमारा खुद का मॉडल है 1999 वाला, उसका यूज कर लिया। अब इतना हमने स्ट्रक्चरिंग किया, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन देखा। अब जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा नंबर उठाने का तरीका होता है वो है वैल्यू एडिशन, मैप वगैरह आप कैसे देते हो। एग्जाम्पल तो देख ही लिया है आपने। मैप जो इन्होंने यूज किया, देखो कितने स्मार्टली इन्होंने यूज किया। कम स्पेस लिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। यूजुअली बच्चे यही दिखा देंगे, साउथ वेस्ट मानसून वगैरह ये दिखा देंगे, बट इन्होंने एक डेटा यूज किया है, और इसको आप ना रख लो, मतलब लिख के रख लो कि साइक्लोन का जो रेशियो है ना बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का 4:1 है। वो यही इन्होंने दिखा दिया कि कोर डिमांड और कितना रेलिवेंट कोई हो सकता है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि है ना कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आ रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन एज कम। पहला डिमांड तो ये, उसको रेलिवेंसी इसी को कहते हैं। तो ये आप मैप यूज कर सकते हो, या ये डेटा आप यूज कर सकते हो, और मैप के साथ इन्होंने डेटा यूज कर लिया। एक चीज अब मैं आपको बताता हूँ, इस जो है टॉपर की कॉपी से जो हम ये इनिशिएटिव हम चला रहे हैं, इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसका क्या क्या फायदा हो सकता है, जो अभी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया। पहला चीज है
फ्रेमवर्क हम सीखते हैं कि कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरिंग हम सीखते हैं कि कैसे एक टॉपर अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर करता है। थर्ड थिंग कोड डिमांड तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरिंग सीखते हैं, फ्रेमवर्क सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मतलब इंपॉर्टेंट डेटा या जो वैल्यू एडिशन के लिए चीजें चाहिए, वैल्यू एडिशन के लिए चीजें चाहिए, वो भी आपको मिल जाता है। जैसे अभी मैंने ये एग्जाम्पल शो किया साइक्लोन का जो रेशियो है, ठीक है। चौथा है कि हम क्या कर सकते हैं, की फ्रेजेस जो आपको अच्छा लगता है, कम शब्दों में वो लोग स्मार्टली अपने पॉइंट्स को रखते हैं ना, तो उसको भी हम उठा के रख सकते हैं अपनी कॉपी में, जिसको हम यूज कर सकते हैं अच्छे से। सो ये हुआ। फिर सिमिलर फ्लो या प्रिसीजन पर हम जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर राइटिंग। तो ये सारी फायदा जो है ना एडवांटेजेस आपको मिलता है जब आप फॉलो करते हो टॉपर की कॉपी, ठीक है। सो हाँ, एक चीज़ और कहनी थी कि आज मैंने कोट वाला डिस्कस नहीं किया, ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडररेटेड है। आज ना ज़्यादा समय लगा है मुझे इसको डिस्क्राइब करने में, कल से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा फिर से। हर दिन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक ही, बट प्रॉब्लम अभी क्या रहा ना कि मुझे एक रफ आइडिया चाहिए था कि कितना वक्त लगता है। अब एक चीज़ है कि मैंने पूरा ये मटेरियल तैयार कर लिया था डिस्कस करने के लिए, बट समय लगेगा। और आज जो है ना करेंटली में नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम रहने देते हैं। अगर किसी को लिखना हो ना, आज का ये टॉपिक है जिसे मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो इसको क्या करना है, इसकी मीनिंग बतानी है, कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं इस कोट से जो कि 2023 मेन से आया है। एंड देन रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप सोच पा रहे हो क्रिएटिव जो है अपनी एनालिटिकल एबिलिटी से, तो उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। कीवर्ड्स इसलिए मैं जोर दिलवाता हूँ क्योंकि हम जैसे लोगों के पास ना ये पोएटिक जो है ना एक्सेलेंस नहीं है। हम नहीं ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे इंट्रोडक्शन में पोएम्स हम जनरेट कर सकते हैं या कंक्लूजन में। तो ज़्यादा हमें कीवर्ड पे ही खेलना पड़ेगा, कीवर्ड के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पे ही खेलना पड़ेगा, वही सिखाया जा रहा है। और अगर फिलोसफिकल ऐसे आता है ना, तो आपको फिर कीवर्ड पे ही खेलना पड़ता है, क्योंकि इशूज बेस ऐसे के लिए आपके पास मटेरियल तैयार होता है, आपके पास कंटेंट तैयार होता है। अब विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, तो आप आराम से लिख लोगे, बहुत कंटेंट है आपके पास। बट फिलोसफिकल में आपके पास कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स को मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देना बहुत मायने रखता है, और वही यहाँ पे कोड सेगमेंट में कराया जा रहा है आपको, ठीक है। सो इसको हम कल से रिन्यू करेंगे। आपको अगर लिखना है तो इसको आप इस कोड को ब्रेक कर सकते हो। लेट अस कम टू द जो हमारा डेली करंट अफेयर आर्टिकल्स हम कवर करते हैं, जिसमें PYQ भी प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्सो ग्रुप पे भी मैं कुछ एनालिटिकल PYQs ये क्वेश्चंस इन्हीं आर्टिकल से निकालता हूँ डेली, एंड आप लोगों को वो देता हूँ और देखता हूँ कि आप लोग अपनी एबिलिटी कैसे एनालिटिकल एबिलिटी को बेटर कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज, पहला आर्टिकल है लद्दाख में जो हुआ, जिसे हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें मुझे देखना है FCRA। ये सोनम जो वांगचुक है ना, उनके एनजीओ को ना उनकी कैंसिल कर दी गई लाइसेंस। तो ये क्या है FCRA, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 1। दूसरा है आर्टिफिशियल रेन जो है ना, दिल्ली में पोल्यूशन जो अभी बढ़ेगा स्टबल बर्निंग की वजह से या मल्टीपल रीजन्स की वजह से, उसको एड्रेस करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट एंड IIT कानपुर ने मिलकर MOU साइन किया है, एंड आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। तो हम समझेंगे कि क्या होता है आर्टिफिशियल रेन, एंड जो कंपाउंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको भी हम देखेंगे। आपको अगर याद होगा तो 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। देन द थर्ड आर्टिकल इज राजनाथ सिंह का मेडन जो है वो विजिट हुआ मोरक्को में, बहुत मायने रखता है, खास करके इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ना, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मोरक्को में डेवलप हुआ है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मोरक्को की लोकेशन भी देखेंगे, वो भी मैप वाइज जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी हैव रेल बेस्ड अग्नि P टेस्ट फायर्ड, रेल बेस्ड अग्नि प्राइम टेस्ट फायर हुआ किया भारत ने, कैपेबल हो गया है रेल को भी यूज करके हम ना मिसाइल्स जो है वो दाग सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे क्या क्यों स्पेशल है, इंडिया कैसे एक स्पेशल पोजीशन इसके थ्रू मिल गया इंडिया को, तो ये भी समझेंगे। फिर वी हैव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपका इकोनॉमी करेंट इकोनॉमी से जो है ये आर्टिकल है। 50 मंथ हाई हो गया है FDI जो इंडिया में जुलाई में आया है। और इससे एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे, जो रेटिंग्स देती है बहुत सारी एजेंसीज, सॉवरेन जो क्रेडिट रेटिंग्स देती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। देन वी हैव मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है कि मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल में आपको मैंने बहुत अच्छे से डेटा वगैरह जो है ना वो आइडेंटिफाई करके जॉट डाउन करके वो मैंने ग्रुप पे डाल दिया। आप लोगों को होमवर्क दिया है कि आप इन डेटा को निकालो और इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस डिस्कशन में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट।
करते हैं शुरू। पहला आर्टिकल है लद्दाख में क्या हुआ। लद्दाख में दो जो कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि उनको उनकी दो डिमांड है मेनली। पहली, स्टेटहुड चाहिए लद्दाख को, जैसे जम्मू कश्मीर डिमांड करता है, जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है। सेकेंडली जो है कि 6th शेड्यूल में चाहते हैं कि इनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो ये दो डिमांड से इनके, इसी को लेकर प्रोटेस्ट लगातार जारी था। एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ कि प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया कि 4 लोगों की जान गई इसमें और 50+ लोग डिटेन्ड है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आता है, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, उनकी एनजीओ, इसके अगेंस्ट 2 मंथ्स पहले किसी ने कंप्लेंट डाली थी। तो उनकी एनजीओ की जो फंडिंग होती है ना, मेनली वो विदेश से होती है, फॉरेन फंडिंग होती है। तो इसी बेसिस पे जो होम मिनिस्ट्री है ना, इनकी इस एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। अब क्या है एफसीआरए, इसको हम देखेंगे, और कब लाइसेंस जो है कैंसिल किया जाता है इसको भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, एक और चीज जानना है कि इस लद्दाख में जो हो रहा है, मतलब कि उस इंसिडेंट को कैसे सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने तुरंत एक स्पेशल एनवॉय को भेजा है निगोशिएशन के लिए लद्दाख में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ, जो प्रोटेस्टर ग्रुप्स हैं या इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। सो लेट अस सी एफसीआरए क्या है। रेगुलेट्स फॉरेन जो डोनेशन है टू एनजीओज एंड एसोसिएशन, इसको रेगुलेट करता है। इनेक्ट किया गया था 1976 में, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने इसको लाया था फर्स्ट टाइम ऐसे एक्ट को, एंड स्ट्रेंथन किया गया 2010 में। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि 2020 में के अराउंड इसको फिर से अमेंड किया गया था। मोदी जो है एनडीए 2 की जो सरकार आई थी 2019 में, ठीक है। सो इसका एम क्या है, प्रिवेंट करता है फॉरेन इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस स्पेयर्स में। जो फॉरेन फंड्स आते हैं ना, वो कोशिश करते हैं ना इंडिया में इंस्टेबिलिटी आए। एंड बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखते हैं अक्रॉस दी नेबर्स। नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ था, एंड देन बांग्लादेश में क्या हुआ था। तो बहुत सारे उस पर ना आरोप लगे कि फॉरेन फंडिंग की वजह से ऐसी इंस्टेबिलिटी आई और जो कह सकते हो एनार्की आ गई, और वहाँ पे जो है ना रिमूव कर दिया गया गवर्नमेंट के जो हेड हैं उनको। सो इसकी वजह से, इसको रेगुलेट करने की वजह से इस लॉ को लाया गया है और इम्प्लीमेंट करता है। इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा एफसीआरए इकोनॉमी से रिलेटेड है, बट होम मिनिस्ट्री का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, वो इम्प्लीमेंट करता है इसको। कैंसिल कब होता है, जो है आपकी एनजीओ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये रेगुलेट करती है एफसीआरए के थ्रू, ये होम मिनिस्ट्री, तो मिसयूज करते हो आप फॉरेन फंड्स को, थ्रेट टू सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इसी के बेसिस पे भी आपको जो है आपकी जो लाइसेंस है वो कैंसिल की जा सकती है बाय द होम मिनिस्ट्री। एंड देन फॉल्स इन्फॉर्मेशन या नॉन फिलिंग ऑफ रिटर्न्स ऐसा करते हो तो ये भी एक रीजन है। एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी विदाउट अप्रूवल लिए बिना पॉलिटिकल एक्टिविटी में एनजीओ अगर इन्वॉल्व होती है तो भी वो कैंसिल हो सकता है। और एक बार कैंसिल हो गया ना तो 3 साल तक फॉरेन जो है फंड्स नहीं मिल सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आज मैंने बता दिया है, आपको इस पीडीएफ में ही मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। सो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। एंड चलते हम दूसरे आर्टिकल पे। दूसरा आर्टिकल है दिल्ली में जो है ना आर्टिफिशियल रेन को लेकर प्रिपरेशन चल रही है, सो दैट पॉल्यूशन जो इस समय आएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स उसको एड्रेस किया जाए। तो आपको पता है कि 2 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, एक तो दिल्ली गवर्नमेंट एंड आईआईटी कानपुर ना मिलकर इसको जो है क्लाउड सीडिंग, मतलब कि वही आर्टिफिशियल रेन जो है उसको कंडक्ट कराना चाहती है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड होगा अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच में। पहला फेज जो इसका स्टार्ट होगा अक्टूबर 7 से 11 अक्टूबर के बीच में, और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। अब देखो ये जो डेटा है ना ये इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस ऐसे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए नहीं है। हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल चीज है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, वर्क कैसे करता है, एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से इन्वॉल्व हैं, जो कि 2025 के प्रीलिम्स में आपको इसका क्वेश्चन दिख गया था। ये आपको अटेम्प्ट करना है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। सो लेट अस कम टू द थिंग कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है कि वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक वेयर सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस इनटू क्लाउड्स में आप केमिकल्स डालते हो सो दैट आप रेनफॉल को इनहेंस कर सको। वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि क्लाउड्स विथ सफिशिएंट मॉइस्चर आर सीडेड विथ न्यूक्ली, ठीक है, आइस लाइक और हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दिस एक्ट्स as a centers for condensation or ice formation and causing droplets ice crystals to grow and fall as rain, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इन्वॉल्व है, सिल्वर आयोडाइड है, पोटासियम आयोडाइड है, ठीक है। ड्राई आइस का भी रोल है, एंड सॉल्ट पार्टिकल्स जो है NaCl KCl इनका भी रोल है, ठीक है। तो बेसिक है, हमें यहाँ पे कंपाउंड्स पे फोकस करना है, ठीक है। सो यही क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है, देख लीजिएगा। ये पूछता है क्वेश्चन तो पूछ सकता है। थर्ड आर्टिकल इज राजनाथ सिंह का मोरक्को विजिट, बहुत मायने रखता है। पहले मोरक्को की लोकेशन देखते हैं। दिस इज मेडिटेरियन सी, दिस इज अटलांटिक ओशन, ये रहा आपका मोरक्को। ये लोकेशन क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका, ये रीजन वेस्टर्न अफ्रीका है। अब वेस्टर्न अफ्रीका में क्या है कि
इसका लोकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है, और मेडिटेरियन सी एक तरह से यहाँ एंड होता है, तो उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है मोरक्को, यस इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी, और अटलांटिक के साथ भी कर रहा है। इसका कैपिटल रबात है, और एक इम्पॉर्टेंट टाउन है मोरक्को में जहाँ पे इंडिया ने डेवलप किया है, देखिए, फर्स्ट ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है। एंड लेट अस सी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेड इन विजिट टू मोरक्को टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यहाँ पे हम जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप हमने किया है, और हम क्या बनाने वाले हैं, देखो, अफ्रीका में जो डिमांड है ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसके लिए तो हम स्मॉल आर्म्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आर्म्ड जो व्हीकल्स है, टैंक्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ये बनाएंगे, ठीक है। और कौन सी, मतलब कि इनोग्रेटेड जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है, एक मिनट दे दीजिए, इसको मैं एक बार फिर से देखता हूँ। ऑन ट्यूसडे मिस्टर सिंह एंड मोरक्को जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, जॉइंटली इनोग्रेटेड टाटा, इसका नाम जो है ना इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से, ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बेरेचिड, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन सही होगा आप देख लेना, कैपिटल रवात है, बेरेचिड नहीं है, बट यहाँ पे डेवलप किया गया है, ठीक है, यही मुझे बताना था। और व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो है डेवलप करने की तैयारी, आई थिंक डेवलप हो गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी सी। द प्लांट विल प्रोड्यूस इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। एक चीज और इसमें मुझे इंफॉर्मेशन देनी है कि रसिया ट्रेडिशनली रहा है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर टू अफ्रीका जो डिफेंस इक्विपमेंट है, बट अभी रसिया यूक्रेन वॉर में खुद जो है उलझा हुआ है, तो इंडिया को एक मतलब मौका मिला, एंड इंडिया टुक द एडवांटेज, एंड रसिया से ही बहुत कुछ हमने सीखा है इस क्षेत्र में, तो उसी चीज़ का फायदा मिलेगा, ठीक है। और जो डिफेंस टाइज है इंडिया और ये अफ्रीका का, या हिस्टोरिकली हमारे लिंक्स रहे, तो इंडिया बीइंग अ न्यूट्रल प्लेयर, तो इनके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मिलिट्री प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो बिकेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि हम न्यूट्रल रहते हैं, हमारे स्टांस न्यूट्रल है, हम किसी भी पक्ष में नहीं है, चाहे व्हेन इट कम्स टू यूएस चाइना, और व्हेन इट कम्स टू रशिया यूएसए, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहती है, ठीक है। सो द थिंग इज, मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं डाला है, बस आपको क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट सीज है ना, ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये आपको बस ये करना है कि आपको जब वक्त मिलेगा आज, जाओ एड्रियाटिक सी का लोकेशन देखो, उसके साथ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसको देखो, ब्लैक सी का देखो, उसको भी जाके देखो, आदत डालो, ये कैस्पियन सी है उसके साथ जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, तारिक, ठीक है, उसको जाके देखिए, मेडिटेरेनियन सी का भी देखिए, रेड सी का भी देखिए, 1 से 2 दिन लगेगा चलेगा, बट इसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, बस जाके देखिए, आपके पास वर्ल्ड मैप होगा या फोन में मैप होता है, उसको भी यूज करके आप देख सकते हो, ठीक है, आदत डालिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च द इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब रेल से आपने अग्नि का ही वन ऑफ द वेरिएंट है, उसको आपने लॉन्च किया, और ये इंडिया की कैपेबिलिटी बताता है कि कितना एडवांस है। अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में देखा कि ये कैपेबिलिटी रेल के थ्रू लॉन्च करने का चाइना के पास है, यूएसए के पास है, रसिया के पास है, एंड प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया के पास भी है, तो इंडिया एक तरह से 5th कंट्री बनता है ओवरऑल कि उसके पास कैपेबिलिटी है कि रेल को यूज करते हुए वो ना मिसाइल्स लॉन्च कर पाए, ठीक है। The Agni Prime missile, which has a range of 2,000 kilometers, is test fired from a rail-based mobile launcher on Thursday. The successful test puts India in a select group of nations with canisterized launch systems, ठीक है, that can operate out the, मतलब कि रेल से जो आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, और ये DRDO ने करा है, तो आपको इसको इस एस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एफडीआई में हमें ये सिंपल देखना है कि इंडिया का जो जुलाई में एफडीआई है ना, वो पिछले 50 महीनों में ना हाईएस्ट रहा है, एंड दैट इज 11.11 बिलियन US डॉलर, हाईएस्ट मंथली फिगर इन ओवर 4 years, ठीक है। तो मतलब कंपैरिजन हम करें तो हाईएस्ट रहा है, मतलब 4 साल से या 50 महीने में हाईएस्ट रहा है, ठीक है। ओके, सो द थिंग इज, और इसमें देखो एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि
सबसे बड़ा जो एफडीआई का सोर्स रहा इंडिया के लिए सिंगापुर, द नीदरलैंड्स, मॉरिशस, यूएस एंड यूएई, ये है। मतलब सिंगापुर सबसे आगे है, ये आपको देखना है। ये पूरे साल का नहीं है, बस जुलाई महीने का है, और इस रिपोर्ट को आरबीआई ने निकाला, ठीक है। और आरबीआई मॉनिटर करती है। तो दो चीज़ें हैं कि दो डेटा इसमें आपको निकल के आता है कि द ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन जुलाई वाज द हाईएस्ट सिंस मई 2021। ये 50 महीने की बात की गई ना, तो मई के बाद देखो जहाँ पे हाईएस्ट 12.32 बिलियन यूएस डॉलर था, तो उसके बाद इतना हो पाया है, ठीक है। एंड देन इन जून जो था, अगर कंपेयर किया जाए कि लास्ट मतलब इस ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज इनटू इंडिया स्टूड एट 9.57 बिलियन वाइल द फिगर फॉर जुलाई, ठीक है। जून की अगर इस साल की बात की जाए तो इतना रहा, नहीं, ग्रॉस इनफ्लोज की बात कर रहा है, ठीक है। वाइल द फिगर फॉर जुलाई 24 एट 5.5। अच्छा, ओके। सो ये एक तरह का, अगेन इतना डेटा में जाने की जरूरत नहीं, हमें ओवरऑल समझना है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमारी इकोनॉमी की जो हेल्थ है अच्छी है, और हेल्थ इंडिकेटर को ही देखते हुए हम S&P रेटिंग को देखेंगे, ठीक है। सो ये हाईएस्ट रहा 50th मंथ में, बस इतना हमें समझना है, ठीक है, 50 महीने के कंपैरिजन में। ओके, सो S&P रेटिंग क्या है, वो इंक्रीज हुई है 18 ईयर के बाद। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम BBB नेगेटिव से BBB तक, मतलब यहाँ से अपग्रेड करके यहाँ लाया गया है। नेगेटिव हुआ करता था, अब इसको यहाँ लाया गया है। सब कुछ BBB है, BBB है, बस नेगेटिव नहीं है। और ये 18 साल के बाद S&P जो है ना, रेटिंग एजेंसी है, उसने ऐसा किया है, और अगस्त में किया, ठीक है, 2025 में 14 अगस्त को, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो विथ अ स्टेबल आउटलुक दिस इज द फर्स्ट अपग्रेड इन नियरली 2 डेकेड्स। अब कहने वाली ये बात है कि जब इसने 14 अगस्त को ये रेटिंग सुधारी, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारी एफडीआई सुधर गई? नहीं, ये डेटा जुलाई की है, और अपडेट जो किया है 14 अगस्त को किया है, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इट शोज कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी बेटर थी। हाँ, अगस्त में एक और रीजन होगा जिसकी वजह से खराब हो सकती है। अभी जो आएगी ना अगस्त की जो डेटा आएगी, तो जो ट्रंप ने हमारे ऊपर लगाया है ना टेरिफ्स, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट खराब पड़ सकता है, ठीक है। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मीन्स क्या होता है? इट इज अ इवेल्युएशन ऑफ अ कंट्रीज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रिपे इट्स डेट। ये उसके पास जो एबिलिटी है ना कि वो अपनी जो डेट है उसको रिपे कर पाए, जिससे भी लेता है, वो पब्लिक लेता है या मतलब डोमेस्टिक लेवल पे लेता है या इंटरनेशनली लेता है, तो ये एबिलिटी अच्छी होती है तो रेटिंग आपकी अच्छी होने लगती है। तो इंडिया की हुई है 18 साल में, अकॉर्डिंग टू S&P। हायर रेटिंग्स इंडिकेट लोअर क्रेडिट रिस्क, मेकिंग इट चीपर फॉर द गवर्नमेंट and Indian companies to borrow money internationally. A higher rating generally boosts investors' confidence. ये फायदा है, attracting more foreign investments including FDI portfolios। समझ रहे हो ना, सिंपल है कि एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारे कंट्री को लेकर कि हम ना रिपे कर सकते हैं, तो लोग आएंगे और इन्वेस्ट करने, उनको लगेगा, मतलब बोलता है ना, सिक्योर्ड रहेंगे। अब इसका इम्पैक्ट अच्छा जो पड़ता है वो है लोअर बोरोइंग कॉस्ट। इंडिया कैन इशू बॉन्ड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, क्योंकि सिक्योर्ड है लोन्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इनहेंस इन्वेस्टमेंट अपील जो है वो बढ़ेगा, आके लोग और इन्वेस्ट करेंगे बाहर से। देन इकोनॉमिक सिग्नलिंग, इकोनॉमिक हेल्थ अच्छा है, कन्फर्म्स इंडियाज फिजिकल डिसिप्लिन, स्टेबल ग्रोथ एंड रेजिलियंस टू ग्लोबल शॉक्स। एंड द फोर्थ वन इज करेंसी सपोर्ट, स्ट्रेंथन परसेप्शन में सपोर्ट द इंडियन रूपी, मतलब इंडियन रूपी के लिए भी ये फेवरेबल है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है, ये PYQ से है, एंड ये FDI से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ ऑल द 4 क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, ठीक है। आते हैं हम अपने मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल पे। इसको ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दिया था, बस आपको इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और ये आपको मैंने होमवर्क दिया है जो कि आज अपलोड करोगे आप द डायमेंशन फैक्ट्री के साथ। एंड जो GS1 है सोशल इशू में, आप इसको यूज कर सकते हो, जेंडर एंड रीजनल डिस्पैरिटीज इन हेल्थ। फिर GS1 में यूज़ कर सकते हो, GS2 में तो बहुत अच्छे से यूज़ होगा कि हम कैंसर पेशेंट्स, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स, पॉलिसी मेजर्स। GS3 में इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे वगैरह में भी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि कोट एग्जैक्ट नंबर्स टू स्ट्रेंथन, आपको अपनी आर्ग्यूमेंट को अगर स्ट्रेंथन करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, अभी जो मैंने 2-3 मेंस इनरिचमेंट वाले आर्टिकल आपके साथ शेयर किया था 1-2 दिन में, तो वहाँ पे अच्छे एग्जांपल्स, अच्छे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स के मैंने लिए थे। बट यहाँ ये डेटा ड्रिवन मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, आपको यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा निकालना। देखो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 2 बार हो गया, ये 5 एंड देन 6,
मेन यही है कि कितने डेथ्स हुए हैं और इंडिया में ग्लोबल लेवल पे क्या कंपैरिजन करो तो इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये देखना है। नंबर ऑफ कैंसर केसेस तो 24 में देखो तो इंडिया रिपोर्टेड 15.6 लाख कैंसर केसेस एंड 8.7 लाख जो है डेथ्स। देखो कितना मतलब कि मोर्टेलिटी रेट कितना हाई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला। ओके और ये जो डिक्लाइन हुआ है या मतलब कि इंक्लाइन हुआ है तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो ग्लोबल लेवल पे कंपैरिजन से। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, डेटा जब आता है ना कोई भी आर्ग्यूमेंट में तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और उसमें भी ये लेंसेंट का स्टडी है और इसकी बहुत वैल्यू। आप टॉपर्स कॉपीज में लेंसेंट रिपोर्ट, लेंसेंट स्टडी देखोगे बहुत बार, तो ये आप इसको जॉट डाउन कर लो। और क्या तरीका होता है जो है करंट अफेयर्स यूज़ करने का मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए आप 16 अगस्त के वीडियो को फर्स्ट 10 मिनट्स देखो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंपाइलेशन की बात है, इसको लेकर बहुत बच्चे डाउटफुल हैं। तो डेफिनेटली यार ऐसा नहीं होगा कि हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप यू गाइज ट्रस्ट अस ना, तो मैं आपको श्योर करता हूँ, अगर आप मतलब अभी आप करंट जो चल रहा है उस पर फोकस करो, हम आपको डेफिनेटली कंपाइलेशन देंगे, प्रॉमिस है। ठीक है, अनडाउटेडली बिना किसी डाउट के आप या तो वो मंथली हो सकता है या 2 मंथ्स का कंबाइनली मैं कर सकता हूँ। हमने अगस्त से स्टार्ट किया है तो दोनों तरीके से हो सकता है। अभी हमारी बातचीत चल रही है कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे में आपके लिए हम प्रोवाइड कराए। बट दिस इज माई सजेशन कि हर दिन का जो नोट्स है ना, एक पेज में लिखो। ठीक है, एक पेज में 5-6 आर्टिकल्स आते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड प्लस मेंस इनरिचमेंट के लिए मैंने टॉपिक वाइज या जो और तरीके होते हैं कि आप जो मेंस के टॉपिक के हिसाब से मेंस एनरिचमेंट आप ये जैसे फॉर एग्जांपल ये हेल्थ वाले में डाल सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो। या ऑलरेडी जो रिपोर्ट है वो उठा लोगे, उसका मल्टीपल वेज में आप यूज कर सकते हो। ऐसे एक पार्टिकुलर ले लिया ना, वो एग्जाम्पल कल वाला या यही वाला लेते हैं कि कैंसर वाला जो रिपोर्ट है, तो इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, GS1 में, GS2 में, या ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं, ये मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाओ। हमारे पास बहुत कुछ है देने को। हमारा बस मकसद ये है कि आपके लिए जितना फ़ायदा हो पाए वो हो। एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस जो हमारे इस अच्छे इनिशिएटिव है। अपने दोस्तों को बताओ कि सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, भटके ना, फोकस्ड रहे, प्रीवियस ईयर थीम्स पे रहे। और जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस इनिशिएटिव की। मैं आपके अंदर ये डेवलप करवाना चाहता हूँ। ये नहीं कि हर चीज़ स्पून फीडिंग हो। आप अपने लेवल पे प्रिपरेशन करो, अपने लेवल पे समझ के करो और आप अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डिले के लिए माफ़ी। हम मिलते हैं कल पक्का 2 PM में रेडी रहना। नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा एंड डेली करंट अफेयर्स जो है वो तो डिस्कस करूँगा। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।